नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस मीनाक्षी सुंदरम का प्रमोशन हुआ है। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को प्रमोशन मिला है। 2001 बैच के आईएएस मीनाक्षी सुंदरम प्रमुख सचिव बने हैं। सरकार ने आईएएस को सेवा अवधि में कुछ महीने की शिथिलता देते हुए प्रमोशन का आदेश जारी किया है। सीएम धामी के चहेते अधिकारियों में से एक हैं मीनाक्षी सुंदरम। समय से पहले प्रमोशन का तोहफा मिला है। अब उत्तराखंड में 3 प्रमुख सचिव हैं। आर.के. सुधांशु और फैनाई भी प्रमुख सचिव हैं। आर.के. सुधांशु और एल फैनाई भी प्रमुख सचिव हैं और मीनाक्षी सुंदरम को भी प्रमोशन मिल गया है। और इसी के साथ अब उत्तराखंड में 3 प्रमुख सचिव हो चुके हैं। 2001 बैच के आईएएस मीनाक्षी सुंदरम प्रमुख सचिव बने हैं। सरकार की गुड बुक्स में शामिल हैं और बताया जा रहा है कि इनके प्रमोशन के बाद अब प्रमुख सचिव के तौर पर 3 चेहरे होंगे। आर.के. सुधांशु, एल फैनाई भी प्रमुख सचिव है पहले से, और अब मीनाक्षी सुंदरम को भी यह जिम्मेदारी मिली है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में 14 फरवरी को मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शिरकत किए जाने के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। इसके उपरांत देर शाम अपने गृह क्षेत्र खटीमा के नगला तराई पहुंचे, जहां हेलीपैड पर एकत्रित छोटे बच्चों ने मुख्यमंत्री का फूल भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने रोककर सभी छोटे बच्चों से बातें की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ मुलाकात कर आवश्यक जन समस्याओं को सुना। उत्तराखंड कैबिनेट में पास हुई पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि पेंशन बढ़ोतरी से कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार को जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष, विधायकों या बड़े नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया है। अगर किसी को विरोध करना है तो वो पेंशन ना ले। संगठन क्या कह रहा है और नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहा है, तो मुझे लगता है कि एक संविधान के अनुरूप जो सरकार ने बढ़ाने का काम किया, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी समय समय पर इन चीजों को आगे लाने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, और जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनता के बीच में सेवक होने के नाते उनको जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। हम सेल्फ सस्टेनेबल राज्य कब बनेंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है, प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी है, आपने मांगी थी जनता से, लेकिन आप आय के कोई और साधन क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्यों इस राज्य को दूसरों के मुंह को ताकना पड़ता है हर बार तनख्वाह और पेंशन देने के लिए? तो हम तो चाहते हैं हमारा राज्य अपने पैरों पे खड़ा हो, सेल्फ सस्टेनेबल हो, उसके बाद जितनी रेवड़ियां बांटनी है बांटिए। उत्तराखंड में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध को भाजपा ने राजनीति करार दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और प्रदेश दोनों ही के लिए आवश्यक है और सीएम धामी आमजन की जरूरत को लेकर हमेशा गंभीर और संवेदनशील रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की सौगात दी। उन्होंने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि कांग्रेस विरोध करने के बजाय स्मार्ट मीटर की जरूरी प्रक्रिया के विस्तार से जानकारी ले। बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी कोई विरोध नहीं करती है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका उनका विरोध करना एक कर्तव्य सा बन गया है। मुझे लगता है कांग्रेस को जनहित से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का, जनता को गुमराहित करने का काम उनका रह गया है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लागू किए यूसीसी 2025 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की। अदालत ने सरकार को याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका यूनिफॉर्म सिविल कोड 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति रिवाज की अनदेखी किए जाने का उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी को समान कानून के दायरे में लाने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय
पुष्कर सिंह धामी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जहाँ से गंगा यमुना का निकलती है और पूरे देश को सिंचित और पुण्य देने का काम करती है, वहीं से हमारी यूसीसी की धारा बह रही है और जो पूरे देश के अंदर ये भविष्य में लागू होगी। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हैं जिनको कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, वो इस तरह से कहीं न कहीं उनको इससे उनको दिक्कत हो रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का हॉस्टल इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां स्ट्रीट डॉग्स के शेल्टर बनाने को लेकर पशु प्रेमियों और कॉलेज प्रशासन के बीच तनातनी जारी है। और इस मामले में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी कॉलेज प्रशासन को शेल्टर बनाने के लिए प्रेशर डाल रही हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट्स के मामले, फिर भी हॉस्टल में शेल्टर बनाने को आमादा पशु प्रेमी। नेताओं से दबाव डालकर गर्ल्स हॉस्टल में बनाना चाहते हैं आवारा कुत्तों का आवास। मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल पा रही इंसानों को दवाई और हॉस्टल में कुत्ते खा रहे मलाई। मामले के अनुसार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में स्ट्रीट डॉग को लेकर एक शेल्टर होम बनाया जा रहा है, जिस पर फिलहाल रोक लगी हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रीना भारद्वाज ने स्ट्रीट डॉग को आवास और भोजन उपलब्ध कराने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में बिना कॉलेज प्रशासन की अनुमति के शेल्टर होम बनाने की शुरुआत की, जिस पर हॉस्टल वार्डन डॉक्टर आर.जी. नौटियाल और प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण जोशी ने शेल्टर होम पर ऑब्जेक्शन करते हुए रोक लगा दी। जिसके बाद डॉक्टर रीना अन्य पशु प्रेमियों के साथ मिलकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने लगी और तमाम बड़े बीजेपी नेताओं से शेल्टर होम बनवाने को लेकर कॉलेज प्रशासन पर प्रेशर डलवाने लगी। इसी कड़ी में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी बिना नियम कानून जाने कॉलेज प्रशासन पर शेल्टर होम का काम पूरा करने को लेकर हॉस्टल प्रशासन को धमकाने लगी। हॉस्टल में स्ट्रीट डॉग के शेल्टर को लेकर जब प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण जोशी ने बात की तो उन्होंने बताया कि कॉलेज के हॉस्टल में स्ट्रीट डॉग के शेल्टर होम बनाने को लेकर कोई नियम नहीं है और अगर हॉस्टल में स्ट्रीट डॉग के लिए शेल्टर बनवाया जाएगा तो इससे स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित होगी, साथ ही डॉग बाइट्स का खतरा हमेशा बना रहेगा और हमें अतिरिक्त स्टाफ भी रखना पड़ेगा। स्ट्रीट डॉग को लेकर कानून में उनके जीने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन उनके द्वारा हो रहे नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड छोड़िए, अगर हम केवल नैनीताल जिले की बात करें तो लगातार आवारा कुत्तों के आतंक की खबरों से समाचार पत्र भरे रहते हैं। नैनीताल जिले में पिछले वर्ष 1000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए थे। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के पास ही कुछ दिन पहले नर्सिंग अधिकारी की बेटी को स्ट्रीट डॉग ने 9 जगह काटकर घायल कर दिया था और हॉस्टल के आसपास भी कई स्टाफ को डॉग बाइट्स अपना शिकार बना चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के आसपास स्ट्रीट डॉग की काफी संख्या रहती है, जिससे स्टूडेंट्स पर हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसे में पशु प्रेमियों का नियमों के विरुद्ध मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हॉस्टल परिसर के अंदर शेल्टर होम बनाने के लिए दबाव डालना उनकी मंशा पर सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग के शेल्टर को लेकर हल्द्वानी में जगह की कोई कमी नहीं है। लेकिन डॉक्टर रीना भारद्वाज को स्ट्रीट डॉग्स का शेल्टर हॉस्टल के परिसर में ही चाहिए, ताकि वो आसानी से पशु सेवा कर सके और शॉर्ट रील बनाकर सोशल मीडिया में हिट हो सके। बढ़ते खबरों में आगे, उत्तरकाशी जिले में गर्मी आने से पूर्व वनाग्नि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। जनपद मुख्यालय में मॉक ड्रिल अभ्यास शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित इस मॉक ड्रिल के तहत उत्तरकाशी जिले में भी 3 जगहों पर वनाग्नि नियंत्रण इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की तैयारियों को परखा गया। इस दौरान वनाग्नि नियंत्रण मॉक अभ्यास के निर्देशन के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के साथ ही पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल और इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम से संबंधित सभी अधिकारी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र में मौजूद रहे। 3 साइट्स पे नीम बैंड,
NH 34 गंगोरी के पास में और साड़ जोकनी मार्ग में 3 साइटों पे मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारे पास जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे हम बेटर मोबिलाइज कर सकते हैं इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो हमारे ITBP, आर्मी, BSF, ये BRO वाले, तो ये सारे के सारे लोग इस पे जुड़े हुए थे और IRS सिस्टम के तहत ही कार्रवाई की गई। जो मॉक ड्रिल थे वो NDMA और उत्तराखंड शासन की निर्देशों के आधार पर एक मॉक ड्रिल की गई और ये मॉक ड्रिल वन अग्नि की रोकथाम के लिए थे कि अगर कहीं पे जो है भीषण अग्नि जैसे गर्मी में लगती है फायर सीजन में, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। उसके लिए हम लोगों ने 3 लोकेशन हम लोगों ने तय किए थे जो उसके शासन के निर्देश के अनुसार बनाए गए थे। एक हमारा एरिया था ज्ञानसू में, दूसरा गंगोरी में था और तीसरा निम्न में था। यूसीसी के विरोध में उत्तराखंड क्रांतिकारी दल की संस्कृति बचाओ यात्रा पौड़ी जिले पहुंची। संस्कृति बचाओ यात्रा जनता के बीच जाकर सभी को जागरूक करने का काम कर रही है। संस्कृति बचाओ यात्रा के संयोजक राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि यूसीसी के 2 काले कानून लिव इन रिलेशन और स्थायी निवास को लेकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल संस्कृति बचाओ यात्रा शांतिपूर्वक की जा रही है। यदि सरकार इन फैसलों को वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। से धामी सरकार ने उत्तराखंड पर काला कानून थोपने का प्रयास किया और उत्तराखंड को पहला राज्य हमारा है जहां पर यूसीसी लागू किया गया। अगर ये यूसीसी वास्तव में आम जनमानस के हित के लिए है तो ये कानून में अपने हमारे माननीय मोदी जी गुजरात से शुरुआत करते हैं इसकी या अन्य राज्यों से करते हैं जी। एक तरफ जनता जहां मूल निवास वो कानून ये भौगोलिक आधार पर परिसीमन की बात करती है आई है, लेकिन दूसरी तरफ धामी सरकार यहाँ पर यहाँ के लोगों को ऐसे समय पर ये कानून थोपने का प्रयास करा। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि ऐसे कोई भी कानून जो राज्य हित में नहीं है उसका हम हरदम पुरजोर विरोध करेंगे। आपके लिए मांगा था, नौजवान के लिए मांगा था और भाजपा कांग्रेस की सरकार आई, इसने पूरे पहाड़ को बर्बाद कर दिया। कहीं कौड़ी के भाव जमीन दे दिए, घर घर में दारू का ठेका खोल दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया और अब आपकी यूसीसी को लाके हमारी माँ बहन जो हमारी बेटियां बचेंगी उसको भी बर्बाद करने की प्रक्रिया चल गई है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इसके जिम्मेदार दोनों हैं, भाजपा से ज्यादा कांग्रेस है। उस सदन में उन्होंने उसका विरोध नहीं किया उस बिल जब आया है और धामी ताली पीट रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आज तमाम वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के लिए पत्र जारी किया है, जिसमें सभी से यह अपेक्षा की गई है कि वो अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही रखें और कोई भी पदाधिकारी पार्टी प्लेटफॉर्म से हटकर बात नहीं करेगा। आपको बता दें, नगर निकाय के चुनावों के बाद अमूमन ये देखने में आ रहा है कि पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। अब अगर किसी ने इस तरह की बात की तो उसके खिलाफ पार्टी की तरफ से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी को देश हो या प्रदेश हो ऐसी ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है जो समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उस जो है क्षण में अगर हम लोग आपस में, मुझे लगता है पार्टी के पदाधिकारी या वरिष्ठ नेता या कार्यकर्ता आपसी जो आपस की बातें हैं जो घर के अंदर होनी चाहिए, उन बातों को अगर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करेंगे तो ये पार्टी हित में नहीं है। तो अध्यक्ष जी ने बिल्कुल यही बात, शायद कुछ बातें उनके संज्ञान में आई हैं, उन बातों का संज्ञान लेकर के उन्होंने ये लेटर जारी किया है और ये बहुत जरूरी था और बहुत सही समय पे ये लेटर आया है और मुझे लगता है कि पार्टी में अनुशासन बहुत जरूरी है। रामनगर के नेशनल हाईवे 309 पीरू मुदारा के पास तेज रफ्तार पिकअप और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नायल ने बताया कि बाइक सवार बहन की शादी में शामिल होने आए थे और सोने के लिए होटल जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लगभग 1:30 बजे के समय पीरू मुदारा स्थित हाईवे में पिकअप और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसमें एक अन्य व्यक्ति सवार था धर्मेंद्र नाम का, उसे सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पिकअप वाहन चालक मौके पर वाहन को छोड़ के चला गया था, तो उसकी तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगभग और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। एआई पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य भव्य डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पांटून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मसूरी की बात करेंगे, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी कैमल बैक रोड पर चल रहे सीवरेज परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस मौके पर उन्होंने जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार को 1 सप्ताह के भीतर कैमल बैक रोड में सीवरेज लाइन डालने के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मसूरी में 67 किलोमीटर लंबी सिविल लाइन परियोजना स्वीकृत की गई थी। इसके अंतर्गत कैमल बैक रोड के 100 मीटर हिस्से में हार्ड रॉक के कारण कार्य में बाधा आई थी, जिससे निर्माण में देरी हुई। उन्होंने कहा कि अब इस समस्या का समाधान कर लिया गया है और कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार मसूरी के विकास को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को विभिन्न विभागों के सहयोग से ठीक कराया जाएगा और पालिका द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। जो मसूरी सीवरेज योजना के लिए हमने 70 किलोमीटर सीवर लाइन स्वीकृत कराई थी, वो आखिरी चरण पर है। कैमल बैक रोड का एक 100 मीटर का पैच छूट गया था और काम चल रहा था, लेकिन विंटर लाइन कार्निवल न्यू ईयर के कारण वो रुक गया। और दूसरा, मुझे ऐसा कि मौके पर आके मैंने देखा हार्ड रॉक होने के कारण जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से आवागमन में यहाँ के स्थानीय नागरिकों को और आने वाले टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है। आज मौके पर आकर मैंने उसका निरीक्षण किया है। मुझे आश्वस्त किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और शीघ्र ही इस सड़क का हम निर्माण करके, क्योंकि माल रोड और कैमल बैक रोड यहाँ की मुख्य सड़कों में एक है। सीवर लाइन का जो मुद्दा था उसमें पूरी सड़क खोदी गई है, क्योंकि बीच में विंटर कार्निवल की वजह से वो काम रोक दिया गया था। लेकिन आज माननीय मंत्री जी के ने भी निर्देश दे दिए विभागों को, और मुझे लगता है कि 8-9 दिन के अंदर अंदर वो काम वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। आज माननीय मंत्री जी ने सभी विभागों को वहाँ पे बुलाया था, PWD भी था, आपका जल संस्थान भी थे, सभी से बातचीत करके सबको निर्देशित किया। हरिद्वार के मेट्रो अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की एक महिला कर्मचारी का शव शौचालय में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मृतका कोचिंग के बाद सीधे अस्पताल में ड्यूटी के लिए गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसके दोस्त ने फोन कर सूचना दी कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है। जब तक परिवार अस्पताल पहुंचा, उसकी मौत हो गई थी। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि शव अस्पताल के शौचालय में मिला है और स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। हमें तो हॉस्पिटल की तरफ से नहीं बताया गया। हॉस्पिटल में उसकी सहेली थी एक जो शाम काम करती थी, वो ड्यूटी से जा चुकी थी घर 4-4:30 बजे, जिस टाइम भी उसकी ड्यूटी खत्म होती होगी। उससे पे फोन गया उसके डिपार्टमेंट से कि वो लड़की सलोनी जो है उसको ज्यादा तबीयत खराब है, जो भी उन्होंने बताया होगा उसको बताया, और बोला कि उसके घर फोन कर देते। तो उन्होंने फोन करा लड़की ने कि ऐसे से जो है सलोनी की तबीयत ज्यादा खराब है और जल्दी पहुंचो हॉस्पिटल। मैंने कहा जैसा क्या हो गया? अरे अंकल बस आप जाओ जल्दी हॉस्पिटल जाओ। बस में तबीयत में क्या? तबीयत में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा जी बंद पड़ी है लैट्रिन में और हमने जो है कुंडा तोड़ के मतलब निकाला उसको। सलोनी नाम की एक जो लड़की है, ये यहाँ पे मेट्रो में नर्सिंग स्टाफ में काम कर रही थी। इनकी ड्यूटी में आज 2 बजे से 8 बजे तक की शिफ्ट में थी। 5 बजे तक ये वहीं हॉस्पिटल में थी और उसी जहाँ पे इनकी ड्यूटी रूम है उसी के बराबर के बाथरूम में इनकी बॉडी मिली। और जब इनको ढूंढा गया नहीं मिली तो संघ के स्टाफ ने महिला, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, उन्होंने जब उस बाथरूम को खटखटाया और तो वो बंद था दरवाजा, उसको तोड़कर ये अंदर गए तो वहाँ अचेत अवस्था में मिली। उसको उनके द्वारा उसको प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस वहाँ पहुंची है। बॉडी को पंचायतनामे के लिए भिजवाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जो कहती है उसको करने में सक्षम नहीं है। सरकार आम आदमी के हित की बात कभी नहीं करती। राज्य में पलायन से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बजट सत्र में सभी का ख्याल रखा जाएगा। ये बजट पूरे प्रदेश के हित का बजट होगा। सरकार हर बार बजट को बढ़ाने का काम करती है और जनहित में ऐसा बजट लाने का काम करती है कि हमारे निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक के लोगों को उसमें फायदा मिल सके। उसमें हमारा चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हमारा BPL धारक हो, तमाम सभी लोगों को उसमें निहित किया जाता है। और सरकार अपना जब बजट लाती है तो इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और किस तरीके से पहुंचाएं, हर विभाग में
हर तरीके से उस बजट को किस तरीके से लगाया जा सके। मुझे लगता है कि अब का जो बजट आएगा वो हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पहाड़ों में दूरस्थ क्षेत्रों तक हर योजना को पहुंचाने के लिए इस बजट का प्रारूप सरकार तैयार करी। और ये बजट इतना बेहतर होगा कि इस प्रदेश को चहुमुखी विकास देने के लिए, क्योंकि ये सरकार संकल्पबद्ध है। पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा बजट के अनुरूप और लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का काम करते हैं। सिर्फ कहने का कार्य करती है। और धामी जी की एक बात याद दिला दूं, पिछले सत्र में उन्होंने कहा था कि 10 दिन का जो बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा। तो आप अपने कुछ दिन पहले की बात जो भूल गए और फिर से सत्र जो है आप देहरादून में आहूत कराने का कार्य कर रहे हैं, तो आप अपनी एक बात पे नहीं टिक पाए। रही बात प्रदेश की जनता के हित की बात करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, अभी आपको 8 साल 7 साल सरकार में हो गए, जनता के हितों की बात कहाँ करी आपने? बेरोजगार नौजवान जो है सड़कों पर हैं, किस तरीके से जो है बेरोजगार जो नौजवान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। उत्तरकाशी जनपद में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में पीएम नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित दौरे को लेकर हर्षिल मुखवा क्षेत्र में तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है। युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण के साथ ही अन्य तैयारियां जारी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो मुखवा मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में पधार रहे हैं। उसके लिए जोरदार तैयारियां प्रशासन के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा की जा रही है। और निश्चित तौर पर मानिए पूरे क्षेत्र में खुशी की बहुत बड़ी लहर है कि ऐसे हमारे ओजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं और मां गंगा की गोद में आ रहे हैं, मां गंगा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत दिल की गहराइयों से वो आए और हमें उनके दर्शन हो और उनको मां भगवती गंगा के दर्शन हो। इन शब्द के साथ सबका धन्यवाद। जय गंगा। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।